तो बच्चों आज हम सेकेंड डे का वीडियो लेके आ गए हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए। तो आप लोग रेडी हो जाइए। हम सेकेंड डे का नेक्स्ट 15 यानी पिछले वीडियो में फर्स्ट 15 क्वेश्चन बताए थे और आज हम सेकेंड वीडियो में नेक्स्ट 15 यानी 16 से लेके ये आपको 13 क्वेश्चन तक ये आज सॉल्व कराने वाले हैं। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं हमें तैयार हो जाइए फटाफट। आज हम फिर से हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए। तो आइए, ये क्वेश्चन है 16 नंबर। क्वेश्चन कितना है? 16 नंबर। अब 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है, 16 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो इसमें कहता है फॉर द रिएक्शन ए और बी। एक रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं ए और बी के लिए। अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगा? तो इस रिएक्शन में कहता है कि एक रिएक्शन है ए बी, द रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी एक रिएक्शन है ए से बी, ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो किसी भी चीज का रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग देखते हैं वो रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? माइनस लेते हैं और कंसंट्रेशन ए अब बाय क्या होता है? dt। तो ये हो जाता है इसका कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का। और बी का अगर हम लोग प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? प्लस डी और बी का कंसंट्रेशन बाय dt। तो जो भी आपको रिएक्शन दे दे उसका रिप्रेजेंट अगर हम लोग करते रेट ऑफ रिएक्शन तो रिएक्टेंट के लिए माइनस और प्रोडक्ट के लिए प्लस हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं, माइनस डी ए बटे dt। तो हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें कुछ माइनस नहीं है, इसमें बी में माइनस है जबकि प्लस होगा, इसमें माइनस डी ए बटे dt है। आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। और ये डी स्मॉल में होगा तो ये आपका आंसर नहीं होगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। तो इस तरह से कोई भी रिएक्टेंट दे दे, जैसे हम एक और लेते हैं, आप अलग से N2 दे दे और 3H2 दे दे और 2NH3 दे दे और बोले इसका आपको लिखना है क्या? रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे लिखेंगे? माइनस डी N2 का कंसंट्रेशन बाय dt, माइनस ले लिए रिएक्टेंट में। अब देखिए ये जो कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट होता है इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 1/3 लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस DH2 बाय dt। इसी तरह से फिर ये प्लस में हम लोग लिखेंगे, यहाँ जो कोफिशिएंट है इसको 1/2 कर देंगे। हाँ, और ये हो जाएगा प्लस में और इधर क्या हो जाएगा? DNH3, यहाँ पर हम लोग लिख देते DNH3 बाय dt, यहाँ 1/2 कर दे प्लस में। तो इस प्रकार से किसी भी रिएक्शन का हम लोग ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कोफिशिएंट होता है, इसमें तो कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है, अगर आपको कोफिशिएंट वाला भी दे दे तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं आगे 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। बोलता है कौन सा फैक्टर इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। तो आपको बता दें ये टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन है, सभी ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। यानी क्वेश्चन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। कैसे? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। प्रेशर कैसे इफेक्ट करेगा? कोई गैसियस रिएक्टेंट रहेगा तो प्रेशर बढ़ाने से उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है तो कोलिजन ज्यादा होगा और कोलिजन ज्यादा होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। इस प्रकार हम लोग बोलेंगे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा या घटाएगा बोलेंगे हम लोग, इफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 18 में देखिए क्या कह रहा है, इंजाइम इंजाइम इसमें क्या है? तो इंजाइम क्या हो जाएगा इसमें? तो हम लोग बोलेंगे इंजाइम जो होता है वो प्रोटीनियस होता है। क्या होता है? प्रोटीनियस। इंजाइम हमेशा किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इंजाइम के लिए? प्रोटीन के लिए ये प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, लिपिड नहीं होता है,
जो भी एंजाइम होता है वो मेनली क्या प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे एंजाइम प्रोटीनियस होता है। क्लियर है? नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 में देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट टिंडल इफेक्ट। आपको बता दे टिंडल इफेक्ट क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। टिंडल इफेक्ट होता है जब फ्लूइडल सॉल्यूशन से किसी लाइट को पास कराते हैं तो उसमें जो स्कैटरिंग होता है उसी को टिंडल इफेक्ट बोलता है। नहीं समझे? तो देखिए हम आपको बताते हैं, कभी भी देखे होंगे घर में वेंटिलेशन होता है, उसमें धूप आती है अंधेरे कमरे में, तो जिस पाथ से धूप गुजरता है उस पाथ में देखिए बहुत सारा पार्टिकल्स आपको लगेगा उड़ रहा है, छोटा छोटा पतला पतला पार्टिकल्स, वो टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल होता है। मतलब लाइट के प्रेजेंस में पार्टिकल्स का साइज बड़ा दिखने लगता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये किस में होता है? सोल में, कोलोइडल सोल में। और इसी को हम लोग बोलेंगे, आंसर कौन सा हो जाएगा? सोल। कोलोइडल सोल में टिंडल इफेक्ट दिखता है। और कोलोइडल सोल जो होता है वो क्या, उसका पार्टिकल्स का रेंज क्या होता है? सस्पेंशन और क्रिस्टलॉइड के बीच का होता है। सस्पेंशन और क्रिस्टलॉइड के बीच का साइज होता है और उसी को हम लोग बोलते हैं कोलॉइडल सोल। यानी टिंडल इफेक्ट किस में दिखेगा? सोल में। क्लियर है? नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या करा है, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मिल्क इसमें से किस चीज का एग्जाम्पल होता है? तो आपको बता दें ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब मिल्क जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सन। इमल्सन क्या होता है तो हम आपको बता दें, जब ऑयल इन वाटर हो और एक होता है जो वाटर इन ऑयल हो, यानी डिस्पर्स फेज इसमें क्या होगा? डिस्पर्स्ड फेज। एक तरह का सॉल्यूट सॉल्वेंट आप लेके समझिए, डिस्पर्स्ड फेज एक तरह का सॉल्यूट आप इसको मानिए जो क्या है? ऑयल। और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है? डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्शन मीडियम में यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाटर। तो आप समझिए कि जो डिस्पर्स फेज होता है ये लेस अमाउंट में रहता है और जो डिस्पर्शन मीडियम होता है वो लार्ज अमाउंट में रहता है। यानी ये सॉल्वेंट होता है लार्ज अमाउंट में, तो ऑयल कम अमाउंट में और वाटर लार्ज अमाउंट में। तो जो ये इमल्सन मिल्क होता है, मिल्क में फैट होगा कौन सा आपका? ऑयल, ये लेस अमाउंट में। और वाटर जो होता है ये डिस्पर्शन मीडियम में रहता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मिल्क जो होगा वो ऑयल इन वाटर होगा। क्या होगा? ऑयल इन वाटर। जबकि वाटर इन ऑयल यानी ये डिस्पर्स फेज वाटर और डिस्पर्शन मीडियम ऑयल हो जाएगा तो इसमें चीज हो जाता है, घी हो जाता है। यानी यहाँ आंसर जो हो जाएगा आपका इमल्सन। और इमल्सन का मतलब समझे, डिस्पर्स फेज में ऑयल रहेगा जो मिल्क में फैट होता है, हाँ, और डिस्पर्शन मीडियम में वाटर हो जाएगा। तो ये वाटर, फैट इन वाटर, ये मिल्क का होता है और इसी को हम लोग बोलते हैं इमल्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 21 नंबर। What is the approximate heat energy is evolved in physical adsorption? सरफेस केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। बोलता है कितना हीट क्या करेगा? इवॉल्व करेगा जब एडजॉर्प्शन होगा। तो एडजॉर्प्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एडजॉर्प्शन एक फिजिकल एडजॉर्प्शन होता है और एक केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो जनरली रिवर्सेबल होता है और केमिकल एडजॉर्प्शन परमानेंट होता है। तो इसमें जो ये परमानेंट होता है ये लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व करता है। लार्ज अमाउंट में हीट क्या करेगा? इवॉल्व करेगा। और ये लेस अमाउंट में हीट इवॉल्व करता है। इसमें जनरली वंडरवाल फोर्स के थ्रू एडजॉर्ब हो जाएगा। ये सॉल्यूट पार्टिकल है, मान लेते हैं ये एडजॉर्बेंट है और ये एडजॉर्बेट है। तो ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा, ये जो बॉन्ड बनाता है इस दोनों के बीच में, वो जनरली वंडरवाल फोर्स के थ्रू ये दोनों एडजॉर्ब हो जाता है जो रिवर्सेबल होता है। और ये कम एनर्जी इवॉल्व करता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में, और वो लगभग कितना 20 to 40 किलो जूल पर मोल। और ये इससे ज्यादा लार्ज हीट अमाउंट में एडजॉर्ब करेगा क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड को वैलेंट बॉन्ड इस तरह का बॉन्ड बन जाता है केमिकल एडजॉर्प्शन में। तो आपका आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? फिजिकल एडजॉर्प्शन। हाँ, वीक अट्रैक्शन रहेगा और वीक अट्रैक्शन में कम एनर्जी लॉस करेगा और आंसर हो जाएगा ए 20 से 40 किलो जूल पर मोल। इस प्रकार से 21 का आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है? नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में देखिए क्या कहता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इज ए गुड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड का? P2O5। क्या हो जाएगा? P2O5। ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बोल रहा है गुड।
कौन चीज इसमें है? एडजॉर्बेंट होगा, एडजॉर्बेंट होगा, एब्जॉर्बेंट होगा, ब्लीचिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो आपको बता दें ये पहले गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का समझ सकते हैं जो वाटर को लॉस करे। हाँ, और ये बाद में वाटर को एडजॉर्ब करेगा। वाटर को क्या करता है? ये एडजॉर्ब करता है, यानी ये एडजॉर्बेंट पे वाटर एडजॉर्ब करेगा और स्ट्रांगली एडजॉर्ब करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये गुड एडजॉर्बेंट होता है। हाँ, और हम लोग बोलेंगे ये ड्राइंग एजेंट भी होगा। ड्राइंग एजेंट होने के बाद ये एडजॉर्बेंट जैसा बिहेव करता है, और हम लोग बोलेंगे आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट में देखेंगे 23। 23 में देखिए क्या कहता है, लाइम स्टोन इज यूज ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हीमाटाइट आर एज। हीमाटाइट आयरन इससे निकालते हैं, हीमाटाइट आयरन। हीमाटाइट का और कौन सा होता है? आयरन। तो इसमें लाइम स्टोन यानी CaCO3, ये CaCO3 को ही हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? लाइम स्टोन। इसका यूज किस चीज के लिए किया जाता है? हीमाटाइट से आयरन को निकालने में जब लाइमस्टोन को डालते हैं तो इसका यूज किसके रूप में होता है? फ्लक्स, स्लैग, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेटलर्जी का क्वेश्चन है। आप लोग जानते होंगे कि कोई गैंग जो होता है, आप इसको अशुद्धि समझ सकते हैं, पहले से जो मौजूद रहता है, और इसको हटाने के लिए जो हम लोग गैंग में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लैक्स। और ये दोनों जब मिलता है तो बन जाता है स्लैग। तो आपको यही बोल रहा है कि इसका किस चीज के लिए यूज होगा इसमें। हाँ, तो आप ये जानिए कि CaCO3 को जैसे डालते हैं हम लोग हीमाटाइट में आयरन से निकालने, हीमाटाइट से जब आयरन निकालते हैं ब्लास्ट फर्नास में, तो CaO और CO2 के रूप में टूट जाता है, और CaO यहाँ कंबाइन कर लेता है इसके गैंग से SiO2 के रूप में जो रहता है, और ये क्या बना लेता है? CaSiO3। तो ये हो गया आपका फ्लक्स, ये बाद में ये डाला गया, ये मौजूद पहले से रहता है, ये हो गया आपका क्या? गैंग। और ये जो बन गया इसको हम लोग बोलेंगे स्लैग। यानी CaCO3 जो लाइम स्टोन डाला जाता है आयरन को निकालने के दौरान हीमाटाइट से और से, तो ये आपका इसके रूप में, फ्लैक्स के रूप में यूज होगा। हाँ, जो कि ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है और यही इसके साथ कंबाइन करके ये स्लैग बनाता है, तो ये क्या हो गया? फ्लैक्स हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट में, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज ऑब्टेन्ड बाय द साइनाइड प्रोसेस। इसमें से कौन सा प्रोसेस के थ्रू, यानी साइनाइड प्रोसेस के थ्रू कौन सा मेटल को निकाला जाता है? तो सिल्वर और गोल्ड जो होता है इसमें निकाला जाता है साइनाइड प्रोसेस। पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड के सॉल्यूशन में इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेटलर्जी का ही क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर कौन सा है? क्रोमियम, कॉपर, सिल्वर, अल्युमिनियम। आंसर कौन सा हो जाएगा? सिल्वर। यानी ये जो नोबेल मेटल होता है इसको इस मेथड से निकाला जाता है, और आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 25, ग्लेना इज एन ओर। ग्लेना फॉर्मूला क्या होता है ग्लेना का? PbS, लेड सल्फाइड। और ये किसका और होगा? डेफिनेटली PbS है तो लेड का होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए सल्फाइड और आर कंसंट्रेटेड बाय। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सल्फाइड और ये भी मेटलर्जी का ही क्वेश्चन है। कंसंट्रेटेड होगा इलेक्ट्रोलाइसिस, नन ऑफ दीज, फ्लोटेशन मेसन, रोस्टिंग। ये दोनों में बहुत लोग कंफ्यूज करता है, इसे आंसर हो जाएगा आपका प्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो क्यों इसमें कंफ्यूज होता है रोस्टिंग और इसमें? तो एक्चुअली रोस्टिंग जो मेथड होता है इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में होता है। मेटल को निकालने के लिए सल्फाइड और को ऑक्साइड मेटल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन मेथड जो होता है जिसमें हम लोग सल्फाइड और को क्या करते हैं? कंसंट्रेट करते हैं, वो कंसंट्रेशन मेथड इसमें ग्रोथ फ्लोटेशन मेथड ही होता है जिससे सल्फाइड और को कंसंट्रेट करते हैं। हाँ, रोस्टिंग भी सल्फाइड ही होता है, लेकिन ये कंसंट्रेशन मेथड में नहीं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में होता है, इसीलिए हम लोग आंसर इसका कौन सा देंगे? ए। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज करता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। 27 में हम लोग देखेंगे क्या कहता है? क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया
टू फॉर्म क्लोरीन जो होगा वो रिएक्ट करता है एक्सेस ऑफ अमोनिया में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए क्लोरीन बोल रहा है रिएक्ट करेगा एक्सेस ऑफ अमोनिया, समझिएगा अमोनिया का फॉर्मूला NH3, क्लोरीन का Cl2। एक्सेस ऑफ अमाउंट में अगर ये रिएक्ट करता है तो पहले देखिए ये Cl2 2Cl माइनस में बदल जाएगा और N2 में ये बदलेगा। अब इसका 2Cl माइनस जो है ये फिर से रिएक्ट करेगा अमोनिया से, ये एक्सेस अमाउंट में है तो ये बना देगा NH4 और Cl, हाँ ये बना देगा। तो आप कह सकते हैं कि NH4Cl बना दिया, लेकिन ये अभी बैलेंस नहीं है, यानी कुल मिला के प्रोडक्ट अगर आप देखिए तो NH4Cl और N2 बना रहा है। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो इसको देखिए फिर से लिखते हैं Cl2 NH3 और ये कंबाइन करके बना देगा NH4Cl प्लस N2। ठीक है, तो अब अगर इसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो बैलेंस किस में करेंगे हम लोग, देखिए तो बैलेंस करेंगे किस में, इसको इस कलर में ले लेते हैं, येलो दिखेगा। तो बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देखिए 3Cl2 कर देते हैं, यहाँ पर 8NH3 कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपको कितना 6NH4Cl और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 2N2। अब एक बार चेक कर लीजिए सभी एटम दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। 6 एटम क्लोरीन है, 6 एटम क्लोरीन है, यहाँ 8 एटम नाइट्रोजन है, 6 to 9 6 और 2 8 एटम नाइट्रोजन हो गया, 24 हाइड्रोजन है, 24 हाइड्रोजन है, यानी बैलेंस है। यानी आपको ये एक्सेस ऑफ अमोनिया में जब फाइनल रिएक्शन होगा ये NH4Cl, हाँ प्लस N2, तो आप बताइए आंसर इसमें से कौन सा होगा। NH4Cl है, NH4Cl2, आंसर सी नंबर, यानी आंसर हम लोग बोलेंगे इसका कौन सा हो जाएगा, सी। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि आंसर कौन सा हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे 28। 28 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्ड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन का बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है इसमें। हाँ तो यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्ड। पी पाई डी पाई बॉन्ड क्या है, तो आपको बता दें कि सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है वो पी पाई बॉन्ड में ही सिर्फ भाग लेता है, जबकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है वो डी पाई में भाग लेता है, क्योंकि इसी के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल मौजूद रहता है। फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है उसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, इसीलिए वो डी ऑर्बिटल यानी डी बॉन्ड में भाग लेगा ही नहीं, डी पाई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जो एलिमेंट है वो कौन सा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। हाँ सेकंड पीरियड का तो होगा ही, पी पाई लेगा, लेकिन थर्ड पीरियड का एक होना चाहिए। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड का एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, कार्बन ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड का, बोरॉन ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड का, सल्फर देखिए यहाँ गुड पकड़ाया, देखिए थर्ड पीरियड का एलिमेंट, और इस वजह से हम लोग बोलेंगे आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। तो बहुत ही इजिली तरीके से, इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट में ही वेकेंट डी ऑर्बिटल रहता है और वही डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकता है, यानी आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। क्लियर है। नेक्स्ट में अब हम लोग देखेंगे 29 क्वेश्चन, 29 नंबर, और इसमें क्या कह रहा है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर कॉल्ड। 16 ग्रुप का एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, चाल्कोजेंस ग्रुप। चाल्कोजेंस ग्रुप का मतलब ओर फॉर्मिंग ग्रुप, जितना भी मेटल हाँ कंबाइन करके कंबाइंड स्टेट में रहता है मेटल वो क्या बनाता है, ओर। तो ओर में जो रहता है कौन से ग्रुप का, तो ओर के रहता है ऑक्सीजन या सल्फर। ऑक्सीजन सल्फर ग्रुप का एलिमेंट ज्यादा रहता है या ज्यादा ऑक्सीजन और सल्फर ही रहता है इस ग्रुप में भी, तो हम लोग बोलते हैं इसको चाल्कोजेन ग्रुप। क्यों, ओर फॉर्मिंग ग्रुप, यानी मेटल जो कंबाइंड स्टेट में रहता है वो इसी ग्रुप के एलिमेंट के साथ रहता है मैक्सिमम, और इसी वजह से इस ग्रुप को बोला जाता है चाल्कोजेन ग्रुप। यानी 16 ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल का, ऑक्सीजन वाला ग्रुप चाल्कोजेन ग्रुप होता है।